उसे अपना हाथ उठाने की तलाश करने का साहस जुटाने में कुछ समय लगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं शीशपाल चौहान आज फिर आप सबके सामने आपकी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है गेम्स एट ट्वाइलाइट रिटन बाय अनीता देसाई लेके आया हूँ। और एक वीडियो लेक्चर हमने कर लिया है। ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, परंतु हिंदी में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिर्फ आपको हिंदी बता रहे हैं, इंग्लिश इसमें बीच में अड़चन के रूप में बिल्कुल नहीं आएगी, ताकि एक फ्लो बने, आपको कहानी पता लगे, ताकि आप क्वेश्चंस को डील कर सको। अलग से हम इंग्लिश टू हिंदी अलग से वीडियो लेक्चर इसके बाद में बनाएंगे। पहले आप नॉन स्टॉप हिंदी में इस शॉर्ट स्टोरी की कहानी समझ लीजिए। अब तक आपने जाना कि सभी बच्चे इधर उधर छुप गए हैं और रघु को उन सब बच्चों का पता करना है कि कौन कहाँ छुपा है, ताकि रघु उनको कैच कर सके और उन्हें डेड डिक्लेयर कर सके। और इसी बीच क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा, मनु नाम है उसका, अचानक रास्ते में आ जाता है। मनु उसको दिख जाता है, रघु को दिख जाता है, और इस तरीके से आया जैसे वह किसी अदृश्य बादल से या किसी पक्षी के पंजे से बाहर आ गया हो। अचानक ही बाहर आया और पीले लॉन के बीच में एक पल के लिए खड़ा रहा, अपनी उंगली चबा रहा था और रोने वाला ही था। फिर उसने रघु को बरामदे की दीवार से चिल्लाते हुए सुना, 83, 85, 89, 90। इस तरह से वो गिनती गिन रहा था। और इसके पश्चात मनु घबराहट के मारे वहां से भाग जाता है। उसका आधा मन उत्तर की ओर भागने को करता है और आधा मन उसका दक्षिण की ओर भागने को करता है। और इस प्रकार से वो कश्मकश में है कि किस साइड पे जाऊं, उत्तर में जाऊं या दक्षिण में जाऊं। रघु ने ठीक समय पर मुड़कर उसकी सफेद शॉर्ट्स की चमक और उसके लाल सैंडल की अनिश्चित फिसलन देखी, सैंडल के सोल देखे, जो तल होता है सैंडल का, और उसके पीछे इतनी भयानक चीख के साथ दौड़ा कि मनु नली के पाइप पर ठोकर खा के गिर गया। इसके पश्चात वह रबर कॉइल्स में उलझ सा गया और वहीं रोता हुआ पड़ा रहा। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें उन सभी को ढूंढना होगा, सभी को, इस तरह से वो बोलता रहा। रघु कहता है, मुझे पता है कि मुझे यह करना होगा बेवकूफ। रघु ने घमंड से उसे अपने पैर के अंगूठे से लात मारते हुए कहा, तुम डेड डिक्लेयर हो चुके हो, यानी पकड़े जा चुके हो। उसने संतुष्टि के साथ कहा। रघु ने अपने ऊपरी होंठ से पसीने की बूंद को चाटते हुए और फिर योग्य शिकारी की तरह दूसरे बच्चों की तलाश में भागने लगा, जोश में सीटी बजाते हुए, ताकि छिपने वाले सुन सकें और कांप उठें। रवि ने सीटी की आवाज सुनी और घबराहट में अपनी नाक खुजाई। गैराज के पीछे उल्टे पड़े गमले पर बैठा हुआ था वह। उसने खुद को बहुत खुला महसूस किया। गमले के ऊपर बैठकर वह कहाँ छिप सकता था, सोच में पड़ गया। अगर वह रघु को आते हुए सुनता है तो वह गैराज के चारों ओर दौड़ सकता था, इधर उधर, लेकिन उसे रघु की लंबी भारी बालों वाली फुटबॉलर टांगों के सामने अपनी छोटी टांगों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। जब रघु क्रोटन और हिबिकस की बाढ़ को कंघी कर रहा था तो रवि को उनकी एक डरावनी झलक मिली। ऐसा करते हुए उसने नाजुक फर्न को अपने पैरों के नीचे रौंद दिया। रवि ने हताश होकर अपने चारों ओर देखा। डर के मारे नाक में बलगम की एक छोटी सी गेंद निकल आई थी और उसने वो निगल ली। गैराज एक बड़े भारी ताले से बंद था। रवि ने अंदर झांककर देखा कि ड्राइवर अभी भी अपनी बनियान और धारीदार अंडरवियर में अपनी स्ट्रिंग खाट पर लेटा हुआ था। उसकी छाती के बाल और नाक के बाल उसके कफ अवरुद्ध खर्राटों के कंपन के साथ हिल रहे थे। रवि चाहता था कि वह इतना लंबा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि कील पर टंगी चाबी तक पहुंच सके, लेकिन यह असंभव था। आने वाली वर्षों तक वह कील उसकी पहुंच से बाहर थी। इसका अभिप्राय है कि वो इतनी जल्दी बड़ा नहीं हो सकता। वह चुपचाप चला गया और गमले पर उदास होकर बैठ गया। कम से कम गमला तो उसके अपने आकार का कटा हुआ था, लेकिन गैराज के बगल में एक और शेड था जिसमें एक बड़ा हरे रंग का दरवाजा था। वह भी बंद था। किसी को भी नहीं पता था कि ताले की चाबी किसके पास है। वह शेड साल में
एक बार से ज्यादा नहीं खुलता था। जब माँ सारे पुराने टूटे हुए फर्नीचर और चटाई के रोल और टपकती बाल्टियां बाहर निकालती थी और सफेद चींटियों के टीले तोड़कर साफ कर दिए जाते थे और मकड़ी के जाले और चूहे के बिलों में फ्लिट स्प्रे किया जाता था ताकि पूरा ऑपरेशन एक गरीब, बर्बाद और जीते हुए शहर की लूट जैसा लगे। दरवाजे की हरी पत्तियां झुक गई थी। दरवाजे लगभग जंग लगे हुए कब्जों से अलग हो चुके थे। कब्जे बड़े थे और दरवाजे और दीवारों के बीच एक छोटा सा अंतर था। बस इतना सा अंतर था कि चूहे, कुत्ते और संभवतः रवि भी उसमें से निकल सके। रवि ने कभी भी ऐसे अंधेरे और निराशाजनक शवगृह में प्रवेश करने की परवाह नहीं की थी, जिसमें बेकार पड़े घरेलू सामान ऐसे अकथनीय और भयावह जानवरों से भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही रघु की सीटी की आवाज और भी ज्यादा तीखी और तेज होती गई और उसकी झाड़ियों में टकराने और तेज दौड़ने की आवाज और फिर भी और अधिक तेज होती गई, रवि अचानक फूलदान से फिसलकर दरार में चला गया। वह अपनी दुस्साहसता पर आश्चर्य से जोर से हंसा, जिससे रघु बाढ़ से बाहर आया, अपने हाथों को कमर पर रखकर चुपचाप खड़ा रहा, सुनता रहा और अंत में चिल्लाया, मैंने तुम्हें सुना, मैं आ रहा हूँ, समझो तुम्हें पकड़ ही लिया है। और गैराज के चारों ओर दौड़ता हुआ आया, लेकिन उल्टा फूलदान, पीली धूल, बंद शेड के दरवाजे के सामने मिट्टी के टीले में सफेद चींटियों का रेंगना कुछ भी नहीं पाया। घबराते हुए वह एक छड़ी उठाने के लिए झुका और चला गया। गैराज और शेड की दीवारों पर उसे इस तरह पटकने लगा मानो वह अपने शिकार को पीट रहा हो। रवि कांप उठा, फिर खुशी से, आत्म प्रशंसा से कांप उठा, साथ ही डर से भी। शेड में अंधेरा था, डरावना था, उसमें दबी हुई गंध थी जैसे कब्रों की होती है। रवि एक बार लिनन की अलमारी में बंद हो गया था और बचाए जाने से पहले आधे घंटे तक वहीं बैठा रोता रहा था। लेकिन कम से कम वह एक जानी पहचानी जगह थी और स्टार्च, कपड़े धोने और आश्वस्त करने वाली बात, उसकी माँ की भी अच्छी गंध आ रही थी जहां वो पहले अलमारी में कैद हुआ था। लेकिन शेड में चूहों, चींटियों के टीलों, धूल और मकड़ी के जालों की गंध आ रही थी, साथ ही कम पहचाने जाने वाले भयावहता की भी। और वहां पर अंधेरा था। दरवाजे के साथ सफेद गर्म दरारों को छोड़कर कोई रोशनी नहीं थी। छत बहुत कम थी। हालांकि रवि छोटा था, उसे लगा कि वह अपनी उंगलियों से इसे छू सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद को एक गेंद की तरह झुका लिया ताकि किसी चीज से टकरा न जाए, कुछ भी छू न सके या महसूस न कर सके। ऐसा क्या हो सकता है जो उसे छू न सके और उसे महसूस न कर सके, जबकि वह वहां खड़ा था, अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, कुछ ठंडा या चिपचिपा, एक सांप की तरह। सांप! जब रघु ने अपनी छड़ी से दीवार पर वार किया तो वह उछल पड़ा, फिर जल्दी से महसूस किया कि यह क्या था। रघु को सुनकर, उसकी छड़ी को सुनकर लगभग राहत महसूस हुई। इससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ। लेकिन रघु जल्द ही दूर चला गया। एक बार जब उसके कदम गैराज के चारों ओर चले गए और गायब हो गए तो कोई आवाज नहीं थी। रवि शेड के अंदर जम सा गया, फिर वह कांप उठा। कुछ ने उसकी गर्दन के पीछे गुदगुदी की। यह एक कीड़ा था, शायद एक मकड़ी जो उसे तलाश कर रही थी। उसने उसे कुचल दिया और सोचा कि कितने और जीव उसे देख रहे हैं, उस अजनबी को छूने के लिए आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अब वहां कुछ भी नहीं था। उस स्थिति में खड़े रहने के बाद उसका हाथ अभी भी उसकी गर्दन पर था। कुचली हुई मकड़ी के गीले धब्बे को धीरे धीरे सूखते हुए महसूस कर रहा था। करते हुए मिनटों घंटों तक उसके पैर प्रयास निष्क्रियता से कांपने लगे। अब तक वह अंधेरे में अपने चारों ओर एक दूसरे के ऊपर ढेर की गई पुरानी अलमारी, टूटी बाल्टियां और चारपाई के बड़े ठोस आकार को ही देख सकता था। उसने एक पुराने बाथटब को पहचाना। ताम चीनी के पैंच उसे चमक रहे थे। उसने शेड से बाहर निकलकर लड़ाई में उतरने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि क्या रघु द्वारा पकड़े जाने और भीड़ में वापस लौटना बेहतर नहीं होगा। वह शेड से निकलकर लड़ाई में जाने के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि क्या यह बेहतर नहीं होगा
कि रघु उसे पकड़ ले और भीड़ में वापस ले जाए, और वह भीड़ में वापस चला जाए, और वह धूप रोशनी बगीचे की खुली जगह और अपने भाइयों बहनों और चचेरे भाइयों के साथ रह सकता है। शाम जल्दी ही हो जाएगी। उनके खेल वैध हो जाएंगे। माता पिता बगीचे में बेंत की टोकरी वाली कुर्सियों पर बैठकर उन्हें देखते रहेंगे कि वे बगीचे में कैसे भागते हैं, या बगीचे के पेड़ों से शहतूत या दांत चटकाने वाले काले जामुन को लूटने के लिए झुंड में इकट्ठा होते हैं। माली पानी के नल पर नली लगाता और पानी हवा के माध्यम से जमीन पर गिरता, सूखी पीली घास और लाल बजरी को भिगोता और सूखी धरती पर पानी की मीठी मादक खुशबू को जगाता, दुनिया की सबसे प्यारी खुशबू। रवि ने इसकी एक झलक पाने के लिए इच्छा प्रकट की। वह बाथटब से आधा उठा, फिर उसे एक लड़की की हताशा भरी चीख सुनाई दी। जब रघु उस पर झपट रहा होगा। एक टक्कर की आवाज आई और झाड़ियों में लेटने की आवाज आई, फिर चीखें और आरोप लगाने वाली सिसकियां। मैंने डैन को छुआ था, तुमने नहीं छुआ। मैंने छुआ था, तुम झूठे हो, तुमने नहीं छुआ। और धीरे धीरे उन आवाजों का गायब हो जाना और फिर से सन्नाटा छा जाना। रवि टब के कठोर किनारे पर वापस बैठ गया और थोड़ी देर और रुकने का फैसला किया। क्या मजा होगा अगर वे सभी मिल जाएं और पकड़े जाएं। वह अकेला बिना हारे रह जाएगा। उसने कभी उस अनुभूति को महसूस नहीं किया था। उसके साथ इससे ज्यादा अद्भुत कुछ भी नहीं हुआ था कि उसे एक चाचा ने बाहर निकाला और अपने लिए चॉकलेट का एक पूरा टुकड़ा खरीदा, या सोडा वाले की टट्टू गाड़ी में फेंक दिया गया और लाल दाढ़ी और नुकीले कानों वाले दोस्ताना ड्राइवर ने उसे गेट तक पहुंचाया। रघु को हराना, वह बालों वाला कर्कश आवाज वाला फुटबॉल चैंपियन और बड़े बड़े भाग्यशाली बच्चों के समूह में विजेता बनना, यह कल्पना से परे रोमांचकारी होगा। उसने अपने घुटनों को आपस में सटा लिया और इतनी सारी जीत, इतनी सारी प्रशंसाओं के बारे में सोचकर उसने खुद पर लगभग शर्मीली मुस्कान बिखेरी। वह वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था, अपनी एड़ियों को बाथटब से टकरा रहा था। कभी कभी उठकर दरवाजे की तरफ जाता और अपने कान को चौड़ी दरार से लगाकर खेल में पीछा करने वाले और पीछा किए जाने वाले की आवाजें सुनता, और फिर सच्चे विजेता, रिकॉर्ड तोड़ने वाले चैंपियन के दृढ़ निश्चय के साथ अपनी सीट पर लौटकर आ जाता। जैसे जैसे दरवाजे पर रोशनी कम और धुंधली होती गई, शेड में अंधेरा बढ़ता चला गया। वह फिर एक तरह के पीले पराग में बदल गया, फिर पीले फर, नीले फर, भूरे फर में बदल गया। शाम, गोधूली, पानी के बहने गिरने की आवाज, धरती की खुशबू जो पानी को ग्रहण कर रही थी, अपनी प्यास को बुझा रही थी और ताजगी, ठंडक की हरी खुशबू छोड़ रही थी। दरार से रवि ने शेड की लंबी बैंगनी परछाइयां और यार्ड के उस पार अभी भी पड़ा गैराज देखा। उसके पार घर की सफेद दीवारें बोगनविलिया ने अपनी चमक खो दी थी। वह काले बंडलों में लटकी हुई थी जो हिल रही थी, चहचहा रही थी, और घर लौटती गोरैयों के झुंड से भरी हुई थी। लॉन उसकी नजर से ओझल हो गया था। क्या वह बच्चों की आवाजें सुन सकता था? उसे लगा कि वह सुन सकता था। उसे लगा कि वह उन्हें मंत्रोच्चार करते, गाते, हंसते हुए सुन सकता था। लेकिन खेल का क्या हुआ? खेल का क्या हुआ था? क्या यह खत्म हो गया था? कैसे हो सकता था जब वह अभी भी नहीं ढूंढा गया? फिर उसे लगा कि वह बहुत पहले ही बाहर निकल सकता था, यार्ड से बरामदे तक दौड़ सकता था और डैन को छू सकता था। जीतने के लिए ऐसा करना जरूरी था। वह भूल गया था। उसे सिर्फ छिपने और साधक से बचने की कोशिश करने का हिस्सा याद था। उसने यह इतनी सफलता पूर्वक किया था। उसकी सफलता ने उसे इतना व्यस्त कर दिया था कि वह यह भूल ही गया था कि सफलता जीत की ओर उस अंतिम दौड़ और डैन की गूंजती हुई चीख से ही मिलनी थी। फुसफुसाते हुए वह दरार से बाहर निकला, घुटनों के बल गिरा, उठा और कठोर सुन्न पैरों पर लड़खड़ाते हुए छायादार यार्ड में चला गया। बरामदे तक पहुंचने तक वह दिल खोलकर रो रहा था, इतना कि जब वह सफेद खंबे पर कूदा और चिल्लाया, डैन डैन डैन, तो उसकी आवाज क्रोध और अपमान से टूट गई थी। वह खुद को आंसू और दुख से भरा हुआ महसूस कर रहा था। लॉन पर बच्चों ने जय जयकार करना बंद कर दिया। वे सभी
विस्मय में उसे देखने लगे। उनके चेहरे शाम के अंधेरे में पीले और तिकोणीय प्रतीत हो रहे थे। उनके आसपास के पेड़ और झाड़ियां स्याही से धुंधली और कब्र जैसी लग रही थी। उन पर लंबी परछाइयां बिखरी हुई थी। वे उसे फिर से देखकर उसके जुनून, उसके जंगली जानवरों की तरह चीखने पर आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। उनकी माँ अपनी टोकरी वाली कुर्सी से उठी और उसके पास आई। चिंतित परेशान बोली, बंद करो रवि, बच्चे मत बनो। क्या तुमने खुद को चोट पहुंचाई है? उसे ध्यान में रखते हुए बच्चे फिर से हाथ जोड़कर गाने लगे। घास हरी है, गुलाब है, लेकिन रवि ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने खुद को अपनी माँ की पकड़ से छुड़ाया और लॉन के पार उनके बीच में घुस गया। अपने सिर को नीचे झुकाकर उन पर हमला किया ताकि वे आश्चर्य में बिखर जाएं। मैं जीत गया। उसने चिल्लाते हुए अपना सिर हिलाया ताकि बड़े आंसू बह जाएं। रघु ने मुझे नहीं ढूंढा, मैं जीत गया। उन्हें यह समझने में ये 1 मिनट भी नहीं लगा कि वह क्या कर रहा था, यहाँ तक कि वह कौन था। वे उसे पूरी तरह भूल चुके थे। रघु ने बाकी सभी को बहुत पहले ही पहचान लिया था। इस बात पर झगड़ा हो चुका था कि अगला इट कौन होगा। यह इतना भयंकर था कि उनकी माँ नहा कर बाहर निकली और उन्हें दूसरा खेल खेलने के लिए कहा गया। फिर उन्होंने एक और खेल खेला। पेड़ से शहतूत तोड़कर खाए। जब उनके पिता काम से लौटे तो ड्राइवर की कार धोने में मदद की, माली की क्यारियों में पानी देने में मदद की, जब तक कि वह उन पर चिल्लाने लगा और कसम खाने लगा कि वह उनके माता पिता से शिकायत करेगा। माता पिता बाहर आ गए थे। उन्होंने बेत की कुर्सियों पर अपनी जगह बना ली थी। वे फिर से खेलना, गाना और मंत्रोच्चार करना शुरू कर चुके थे। इस पूरे समय में किसी को भी रवि की याद नहीं थी। दृश्य से गायब होने के बाद वह उनके दिमाग से भी गायब हो गया था। साफ है, बात बिल्कुल साफ थी। मूर्ख मत बनो, रघु ने उसे जोर से धक्का देते हुए कहा। और यहाँ तक कि मीरा ने भी कहा, चिल्लाना बंद करो रवि, अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम लाइन के अंत में खड़े हो सकते हो। और उसने उसे बहुत मजबूती से वहां खड़ा कर दिया। खेल आगे बढ़ा। 2 जोड़ी भुजाएं ऊपर उठी और एक चाप में मिल गई। बच्चे उसके नीचे बार बार शोकपूर्ण घेरे में घूमते रहे। अपने सिर झुकाते हुए कहते रहे, घास हरी है, गुलाब है, मुझे याद रखना, जब मैं मर जाऊं। और पतली भुजाओं का चाप गोधूली में कांप उठा और सिर इतने उदास होकर झुके हुए थे और उनके पैर उस उदासी भरे राग पर इतने शोकाकुल, इतने असहाय होकर चल रहे थे कि रवि इसे सहन नहीं कर सका। वह उनका अनुसरण नहीं करेगा। वह इस अंतिम संस्कार के खेल में शामिल नहीं होगा। वह जीत और विजय चाहता है, अंतिम संस्कार नहीं। लेकिन उसे भुला दिया गया था, छोड़ दिया गया था और वह अब उनके साथ शामिल नहीं होगा। भुला दिए जाने का अपमान, वह इसका सामना कैसे कर सकता था। उसने महसूस किया कि उसका दिल भारी हो गया है और उसके अंदर असहनीय दर्द हो रहा है। वह पूरी लंबाई में गीली घास पर लेट गया, अपना चेहरा उसमें दबाते हुए अब रोना बंद कर दिया। अपनी तुच्छता के भयानक एहसास से चुप हो गया। प्यारे बच्चों, ये कहानी हिंदी में हमने आप सबके सामने रखी, गेम्स एट ट्वाइलाइट बाय अनीता देसाई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पसंद करोगे। आपको लेसन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम ऐसा भी हो सकता है कि लाइन टू लाइन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मिक्स करके आपको एक तो वीडियो इसकी और बनाए, और इसके बाद साथ क्वेश्चन आंसर भी मैं तैयार कर रहा हूँ। वो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स पे भी एक वीडियो दूंगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को @शीशपाल चौहान को जरूर सब्सक्राइब करिए। 85% बच्चे वीडियोस देख लेते हैं परंतु वो सब्सक्राइब करे बगैर चले जाते हैं। हमारी फीस यही है, गुरु दक्षिणा यही है। हमारे वीडियोस की कोई फीस नहीं है, सिर्फ यही फीस हम लेते हैं कि आप उसे सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज का नाम है english.com, C कैपिटल है english.com का, और आप इसे लाइक करिए, फॉलो करिए और मेरे चैनल को, यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।